प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मैं जो कल मुख्यमंत्री ने बोला, मैंने उनको पूरा भाषण सुना, फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा। उन्होंने एक वक्त भी, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, उन्होंने कल अपनी स्पीच में क्या बोला। उन्होंने कहा कि पहला बोसाख के पहले मैं आप सभी को कहूंगी कि सभी की अनुमति के साथ शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन चाहे आप ABCDEFGIH कोई भी हो, कानून अपने हाथ में ना ले। फिर उन्होंने कहा कि भाई धर्म कैसा होता है, क्यों दंगे होते हैं, क्यों युद्ध होता है, क्यों अनरेस्ट होता है, हम सब जीत सकते हैं अगर हम सिर्फ प्यार करें। फिर उन्होंने कहा कि देखिए मुझे पता है कि आप लोग बहुत नाराज हैं, लेकिन आप लोगों के बहकावे में मत आइए, आप मत भड़किए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनको सांत्वना दे रही हैं, जो दंगाई हैं उनको ये बताने की जगह कि हम अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसके अलावा उसको कह रही हैं कि तुम नाराज हो, मैं समझती हूं तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन तुम भड़को मत, आग अभी मत लगाओ। क्या दंगाइयों से ऐसे निपटा जाएगा? सोफिया जी, आपने शायद खुद को म्यूट कर रखा है। सोफिया जी, आपका ऑडियो म्यूट है। सोफिया जी, आप सुन पा रही हैं? एक सेकेंड, इससे पहले कि हम सोफिया जी का ऑडियो ठीक कराते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट और सुनाना चाहती हूं। बापी हलदर वो नेता है तृणमूल कांग्रेस के, और उन्होंने, मतलब चलिए राष्ट्रीय दल बनी तो फिर भी कुछ सीधा सीधा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि ठीक है, आपको ये याद रखिए और वो याद रखना चाहिए। बापी हलदर जब वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने तो कुछ मर्यादा ही नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या कह दिया, आप वो भी सुन लीजिए। চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। बताइए सोफिया जी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। एक तरफ आप लोगों को कहते थे कि दंगा मत कीजिए, आप बहुत नाराज है पर दंगा मत कीजिए क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। दूसरी तरफ बापी हलदर कहते हैं मैं आंखें निकाल लूंगा। लगता है कि सारे मुसलमान पंक्चर बनाते हैं। मैं फैज खान जी से पूछना चाहूंगी, मुसलमानों के लिए वो कहते हैं पंक्चर बनाते हैं, तो फैज खान जी भी पंक्चर बनाने वाले हैं क्या? आप बिल्कुल पूछेगा, पंचर और साइकिल सब पे सवाल पूछेगा। पहले ये बताइए, क्या किसी की आंखें निकालने की धमकी देना आपके नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वो मंच पर खड़े होकर के जब आपके प्रदेश के अंदर हिंसा फैली हुई थी तो उन्होंने कहा मैं आंख निकाल लूंगा, मैं हाथ पैर काट लूंगा। क्या हुआ उनके खिलाफ? ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को यहाँ पर सुना नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा मुसलमानों के लिए, वो भी सुना दीजिए। वो तो हमने बिल्कुल सुना था, सारे मुसलमान पंक्चर वाले हैं, देंगे तो बना दीजिए ना। बापी हलदर से एक सेकंड, बापी हलदर से मुसलमानों को ही दे दीजिए। सोफिया जी, बापी हलदर सांसद हैं आपके, लोगों के हाथ पैर काटने, आंखें नोचने का वो धमकी दे रहे हैं। आप उनसे सहमत है ना, इत्तेफाक रखती है ना कि लोगों की आंख नोच लेनी चाहिए? और ये नेता हैं आपके, जब इतने संवेदनशील वक्त पे वो स्टेज पर खड़े होके कहते हैं आंखें निकाल लूंगा मैं, तो आपने क्या एक्शन ले लिया उनके खिलाफ? देखिए, आपकी मजबूरी मैं समझती हूँ पद्मजा जी, आपके चैनल बंद हो जाएंगे। सोफिया जी, आप मेरी भाजपा वाले समझिए, बापी हलदर क्या कर रहे हैं आपके प्रदेश में, चैनल में बैठ वो समझिए। को कटमुल्ले कहा जाता है, जिहादी कहा जाता है। अरे सोफिया जी, मैं जो कहती हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए ना, मेरे को इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि एक नेता जब आपके प्रदेश के अंदर हालात इतने नाजुक हैं, चीजें शांत करने की जगह धमकियां दे रहा है, वो भी मंच पे चढ़ के, और आप उसको डिफेंड कर रही है। ये सुनाइए, आप उसको डिफेंड कर रही है। छोटे छोटे क्लिपिंग काट कर सुनाइएगा जनता को, तो क्या पता चलेगा किस रेफरेंस से कहा उन्होंने। चलिए, मैं गलत होंगी। आंखें निकालने के बाद वो क्या ऐसी चीज कह रहे थे जिससे इसका मतलब बदल जाता है? उन्होंने कहा मैं आंखें निकाल लूंगा, तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा ऐसे? मैं छोटी क्लिप नहीं दिखा रही हूँ, वैसे मैं उनका पूरा आधे घंटे का तो भाषण दिखा नहीं सकती। बंगाल में तृणमूल क्या बोला उन्होंने, आप ही बता दीजिए ना, उनका असली मतलब क्या था? उनका असली मतलब था कि मैं आंख नोच लूंगा, लेकिन मैं बहुत आराम से नोचूंगा, फिर मैं सर्जरी करवाऊंगा। कोर्ट है, कोर्ट में कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी तो नहीं कह रही है ना। बापी हलदर को सजा मिलेगी, बापी हलदर को सजा मिलेगी। जो लोगों को अभी भी धमका रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी कैंप में बैठे हुए हैं, उनको और एक तरीके से डरा रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। सुनिए,
नुसरत जहां, देखिए भाजपा वालों की अगर आप बात कीजिएगा ना तो लिस्ट बहुत लंबी है। क्या सजा मिली है क्या? हमारी महिला पहलवान महीनों भर जो प्रदर्शन करते रही भाजपा के कहाँ ले गई? सोफिया जी कहाँ ले गई आप? कहाँ ले गई पता नहीं मुद्दे को। चलिए पर आप बता दीजिए, जब एक पक्ष जो है, फैज खान आप बताइए, आप बापी हलदर से नाराज हैं, आप राशिद अलवी से नाराज हैं, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनसे नाराज क्यों नहीं है, जो कह रहे हैं कि सारे मुसलमान युवा जो है पंचर साट रहे हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भी एक भड़काऊ भाषण है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर लगाते हैं और पूरा वाक्य ये है, इससे अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, आज तक पंचर क्यों लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी यही नहीं कह रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हैं। क्षमा चाहूंगा, जो दलित भाई सिर पर मैला ढोते रहे उनसे भी पीछे मुसलमानों की स्थिति है। 50 साल कांग्रेस शासन करके मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी पिछड़ी कर दी। ये सच्चाई ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी वही सच्चाई बता रहे हैं कि टीएमसी वालों जो मुसलमानों को तुमने आतंकवादी बनाया, कसाब बनाया, और जो तुमने मुसलमानों को तहूर राणा से जोड़ा, तो याद रखो मुसलमान एक खत्म करो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का कंसेप्ट लेकर आओ। वही कह रहे हैं कि तुम पंचर से भी ऊपर स्थिति में आ सकते हो, आना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आया, हिंदी और संस्कृत में समझाया, अरबी में मोदी जी ने समझाया। को बेहा, दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर हासिल करना हर मुसलमान का हक है। लेकिन ये मुसलमान को क्या किससे जोड़ते रहे? आतंकवाद से जोड़ते रहे। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री बनाकर बिरयानी खिलाते रहे। कलाम साहब के जनाजे में मुसलमानों को जाने से रोका, याकूब मेमन के जनाजे में भीड़ लगा दी, मुसलमानों का ब्रेन वॉश इन लोगों ने किया। इफ्तार पार्टी कर करके, जो कि धार्मिक क्रिया होती है इफ्तार पार्टी, उसका राजनीतिकरण तुम लोगों ने किया। और मोदी जी ने सियासत की इबादत की टोपी सियासत के मंच पर नहीं पहनी तो कहते हो कि वो मुसलमानों के दुश्मन है। नहीं नहीं, उन्होंने टोपी पहनने और पहनाने की राजनीति को खत्म किया। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। क्या ममता बनर्जी रोजा रखती है? इनसे पूछिए। सोनिया गांधी रोजा रखती है? पूछिए। लालू प्रसाद यादव रोजा रखते हैं? पूछिए। अखिलेश यादव रोजा रखते हैं? तो उनको क्यों बुलाते हैं? सियासत क्यों करते हैं? देखिए, इस्लाम को बदनाम प्रदूषित इन लोगों ने किया और अमित शाह जी ने किया नहीं किया। उन्होंने कहा मैं किसी भी उन्होंने सुरक्षित सबका राजनीतिकरण किया। सैयद जफर इस्लाम, जब हालात नाजुक है तो कहना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या असर होगा इसका बंगाल में? लोग अभी भी शरणार्थी बने हुए हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पद्मा जी देखिए, मैं इतना एग्रेसिव बातें नहीं करना चाहता हूं चैनल पे। मैं सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बिल जो है उनके खिलाफ बहूदी के लिए है और उससे सिर्फ उनका ही फायदा होने वाला है। जो कॉन्टेक्स्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पंक्चर लगाते, मीन्स आज 50 सालों में हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम ज़्यादातर मजदूर और जो छोटे तबके के लोग हैं, वो काम करने वाले लोग, उसमें मुस्लिम समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं। ऐसे में ये अगर वक्फ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी होती है, होनी चाहिए थी 12-13 हज़ार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त 2007 में 12,000 करोड़ की आमदनी बोलती थी, तो आज के दिन में वो 20,000 करोड़ होनी चाहिए थी। तो उससे अगर सिर्फ स्कॉलरशिप ही दिया जाता, पढ़ाया जाता है मुस्लिम समाज के नौजवानों को, तो उसका फायदा होता है। लेकिन ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, नेशनलिस्ट पार्टी और ये आरजेडी, ये और अखिलेश यादव की पार्टी नहीं समझेगी। इसलिए उनको तो इस मुसलमानों को इसी हालत में रखना है ना। इसलिए सोफिया खान चिल्ला चिल्ला कह रही कि मुस्लिम को इसी हालत में रखना है, उनको दंगाइया बनाना है, गुंडे मवाली बनाना है, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाना है। मेन स्ट्रीम का थोड़ी मतलब है कि आपको राजनेता बना दिया जाए। मेन स्ट्रीम का मतलब है कि आप प्रोडक्ट देश के। आप कह रहे हैं कि असली मुसलमानों के लिए अगर कोई असल में काम कर रहा है तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज उम्मीद ये भी है सैयद जफर इस्लाम साहब कि जो लोग अपनी देश के अंदर खुद अभी कैंप्स में बैठे हुए हैं उनको भी आप न्याय देंगे। उनके लिए क्या किया जाए? वो अपने घर पर कब लौटेंगे? उनकी सारी उम्मीदें भी आपके ऊपर टिकी हुई हैं।